Aspirants, how are you all? Once again, welcome back on our platform Means वाला. Here, this is सुचिता सिंह. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, रेगुलर लेक्चर्स ले रहे होंगे, साथ ही शॉर्ट नोट्स और रिवीजन भी बनाते चल रहे होंगे, है ना? तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और क्या आपको क्लासेस में लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप वो भी हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नंबर है 7898254748, ठीक है? तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉलिटी की क्लास के रिकॉर्डिंग कोई डाउट है तो आप वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर हम अपने टॉपिक पर आए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार का बेसिक्स पूरा पढ़ लिया था। क्या हिस्ट्री है, कब मांग हुई, फिर किस तरह से हमारे संविधान में शामिल किया गया, और उसके अलावा हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर मतलब पार्ट 3 को भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? जिसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पढ़ा था, ठीक है? आर्टिकल 12 में क्या था? तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ था, ठीक है? और आर्टिकल 13 में क्या था? तो आर्टिकल 13 में डेफिनेशन ऑफ लॉ मतलब विधि शब्द की परिभाषा दी हुई थी, ठीक है? इतना क्लियर है? अगर आपको आर्टिकल 12 और 13 के बारे में समझना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पिछले वीडियो में शायद मैंने एक जगह संपत्ति का अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेट कर दिया था, ठीक है? तो वो रॉन्ग है, वहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया होगा। यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 होगा, ठीक है? हालांकि मैंने उसी वीडियो में 2 से 4 बार पहले भी इस अमेंडमेंट का राइट टू प्रॉपर्टी का जिक्र किया था, लेकिन मे बी 42nd मैंने बता दिया था, तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर ले, ठीक है? दैट वॉज अ ह्यूमन मिस्टेक, ओके? फिर उसके बाद अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज के टॉपिक में हम अपने 6 फंडामेंटल राइट्स दैट इज 6 मौलिक अधिकार पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे संविधान में अभी की स्थिति में? तो अभी की स्थिति में 6 है। पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। सातवां कौन सा था? तो सातवां संपत्ति का अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है? यहाँ पे ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल 300A में है। क्लियर है? तो चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, ठीक है? तो आप कोशिश करें, आप हर एक आर्टिकल को ध्यान से सुनते चले, समझते चले, साथ ही उनके कीवर्ड्स एक पेज में नोट डाउन करते चले, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर हम प्री की बात करें तो प्री में डायरेक्ट आर्टिकल से 1-2 क्वेश्चंस आने फिक्स हैं। तो आप आर्टिकल्स अगर हम कहें तो राष्ट्रपति तक के आर्टिकल्स तो आपको लर्न रहने ही चाहिए एट एनी रेट, ठीक है? तो आप कोशिश करें आपको याद रहे, अदरवाइज हमें तो ट्रिक भी पता है, सब कुछ पता है, आपको भी बताया जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करें आप नॉर्मली लर्न कर ले, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, दैट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी तरह से आपको लर्न कराएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ठीक है? देन स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। देन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। देन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। और देन संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा छठवां मौलिक अधिकार है, छठवां यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बेसिकली हमारा छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है? क्लियर है? देन अब हम वन बाय वन पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो 6 फंडामेंटल राइट्स, वेट अ सेकेंड, ओके। सो पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स में लगभग आप 14 से लेकर 32 तक आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको कोशिश करनी है कि आप सारे आर्टिकल्स को ध्यान से सुने, ठीक है? क्योंकि मेंस में भी यहाँ से 5 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं कि अनुच्छेद 14 मतलब अब आप आर्टिकल 14 को डिस्क्राइब कीजिए या तो 5 मार्कर में या तो 3 मार्कर में, ठीक है?
तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी खुद को प्रिपेयर रखें, क्योंकि अगर प्री निकल गया आपका, अब आखिर आप इस बैच में इनरोल है तो प्री तो निकलना है, तो अगर प्री निकल गया तो उसके बाद आपको मेंस भी देना है, ठीक है। तो मेंस में आपको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है, तो अभी से आप उसका फाउंडेशन बनाते हुए चलिए, ओके। सो सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका वर्णन हमारे संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, देन आर्टिकल 15, देन आर्टिकल 16, 17 एंड लास्ट में आर्टिकल 18, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, जिसमें कहा गया है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता। यहाँ पे जो वर्ड हाईलाइटेड है आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दिया करें, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता अर्थात सभी के लिए समान कानून या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। मतलब राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, मतलब भारत के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ अर्थात सभी के लिए समान कानून या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजी क्या है हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे, ओके। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अभी ये सब पॉइंट्स आपको रेफरेंस में काम आएंगे, हम जब अभी मेंस के व्यू पॉइंट से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Article 14, the state shall not deny to any person within the territory of India equality before law, that is equal protection of law or status for all, ठीक है। Then the idea of equality before law is of British origin, while equal protection of law is taken from the American Constitution. Got it? Then उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव both talk about या both deal with equality of law, opportunity and justice, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 14 में दो अवधारणाएं हैं, दो विचारधारा है, ठीक है। कौन कौन सी? तो सबसे पहला है विधि, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे तो जगह नहीं, वेट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 14 में दो अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब विधि के समक्ष समता क्या है, विधियों के समान संरक्षण क्या है, आप वो समझिए। विधि के समक्ष समता मतलब ऐसा होता है कि कानून की नज़र में सभी एक समान है, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, सब कुछ कानून की नज़र में एक समान है। और आपने देखा होगा बेसिकली कोर्ट वगैरह में कि जो प्रतिमा होती है, जो मूर्ति होती है, उनकी आंख में पट्टी लगी हुई होती है, ठीक है। और इसीलिए कहा भी जाता है कानून अंधा है। तो कानून अंधा किसके तहत है? तो कानून अंधा आर्टिकल 14 के विधि की समक्ष समता के तहत है, ठीक है। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है आप कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, अगर आपने सेम अपराध किया है या कोई भी ऐसा कानून है तो वो सबके लिए सेम अप्लाई होगा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ देयर कंडीशन और स्टेटस। गॉट इट? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर सपोज करें एक 5 साल के बच्चे ने किसी का मर्डर किया, ठीक है, बाय मिस्टेक और कुछ भी, और अगर एक 50 साल के किसी आदमी ने किसी का मर्डर किया, ठीक है, तो क्या आप ये सोचते हैं कि दोनों को समान सजा मिलनी चाहिए? जो 5 साल का बच्चा है या जो 10 साल का बच्चा है, उसने अभी नादानी में किया, ठीक है, मतलब अभी वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो समझ सके कि हाँ मर्डर एक अपराध होता है जिसकी सजा हमें उम्र कैद मिल सकती है, फांसी मिल सकती है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो 50 साल का है उसके अंदर तो मैच्योरिटी है, उसे पता है कि किसी को मारना, किसी का मर्डर करना एक अपराध है, ठीक है। तो क्या आप सोचते हैं कि दोनों परिस्थितियों में दोनों को समान सजा मिलनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों की स्थिति अलग अलग है, एक 50 साल का है, एक 5 या 10 साल का है, ठीक है। क्लियर है? अगर इस एग्जाम्पल से क्लियर ना हो
तो दूसरा सुने, देखिए, सपोज करें भारत सरकार के द्वारा ऐसा कह दिया गया कि जो टैक्स है, टैक्स वो सभी देंगे, ठीक है, मतलब जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, अगर उनको भारत में रहना है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किसके लिए लागू हुआ, तो ये सभी अमीर या गरीब सभी के लिए लागू हो गया, ठीक है, कि टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अमीर का तो चलो फिर भी ठीक है, गरीब में जिनको 2 वक़्त की रोटी बहुत मुश्किल से नसीब हो रही है, क्या वो टैक्स दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे। क्यों नहीं दे पाएँगे? क्योंकि उनके पास वो स्टेटस नहीं है, वो उनकी कंडीशंस नहीं है, ठीक है? तो क्या ये गलत नहीं है कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उसे लागू किया गया है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी कानून बनता है वो कंडीशंस को देखकर बनाया जाना चाहिए। तो यही कारण है कि विधि के समक्ष समता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, मतलब एक नकारात्मक अभिव्यक्ति के रूप में यह हमारे संविधान में है, ठीक है। नकारात्मक क्यों है, क्योंकि जब समान रूप से सभी पर ये लागू होगा तो कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा, गरीब के केस में, मतलब जो पुअर है उनके केस में इस प्रोविजन का, ये टैक्स सभी का देने का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो समझ आया, तो विधि के समक्ष समता मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जिसमें सभी के लिए एक समान कानून होते हैं, चाहे उनकी स्थिति, चाहे उनकी उम्र, चाहे वो जिस कंडीशन में हो, लेकिन उनके लिए समान कानून होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये विधि के समक्ष समता मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, कि कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी एक समान होंगे, ठीक है। ये किस सेंस में है, तो ये नेगेटिव सेंस में है। और विधि की समक्ष समता ब्रिटिश मूल से उद्भूत है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये अवधारणा ब्रिटिश से ली गई है, ठीक है। किसकी अवधारणा है, तो बेसिकली यह प्रोफेसर डायसी, आप चाहें तो नेम याद रख लें, आप मेंस में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर डायसी की यह एक अवधारणा है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी आर्टिकल 14 में हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है विधियों के समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। अब ये क्या है, तो देखिए, विधियों के समान संरक्षण में बेसिकली आपकी कंडीशंस देखी जाती हैं, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ठीक है, मतलब जो एक कंडीशन के हैं, जो समान वर्ग के हैं, समान लोग हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब देखिए, अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरक्षण है वो विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि विधियों के समान संरक्षण में जो निम्न स्तर के लोग हैं या जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनको एक दर्जा दिया जाता है कि वो ऊपर बढ़ सके, मतलब उनको एक चांस अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। किस सेंस में दी जाती है, तो पॉजिटिव सेंस में दी जाती है। तो आप याद रखें, विधि की समक्ष समता नेगेटिव और विधियों के समान संरक्षण पॉजिटिव। अब विधियों के समान संरक्षण क्या है, वो देखिए, जैसे अगर सपोज करें कोई रेस हो रही है या फिर कोई गेम हो रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ पे सपोज करें 11 साल का बच्चा है और एक यहाँ पे कोई 22 साल का है, ठीक है। तो क्या आप सोचते हैं कि रेस में दोनों को टाइम बराबर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि दोनों की एज ग्रुप में डिफरेंस है ना, मतलब जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम चाहिए, नहीं तो ऑब्वियसली ये 22 ईयर्स वाले ही जीतेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर हम विधि के समान संरक्षण की बात करें, तो इस बच्चे को कहीं टाइम में या फिर कुछ ना कुछ इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, इनको हो सकता है टाइम 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम विधियों के समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ कहते हैं, कि आपकी जिस जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप पर लॉ अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आया, देखिए, अगर सपोज करें, वेट अ सेकेंड, ओके, अगर सपोज करें जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उनके अक्सर किराए नहीं लगते, ठीक है, बस में या फिर कहीं भी उनके किराए नहीं लगते या फिर हाफ लगते हैं, है ना। तो उस तरह से तो जो बड़े लोग हैं मतलब जो अडल्ट्स हैं, क्या वो यह कह देंगे कि ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि हमसे पूरे किराए लिए जा रहे हैं और उनसे हाफ लिए जा रहे हैं ना। तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसा विधियों के समान संरक्षण है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ है, कि जो सेम एज ग्रुप के हैं, जो समान परिस्थिति में हैं, जो समान वर्ग के हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
नहीं समझ आया कोई बात नहीं, देखिए हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश न्यायविद डायसी मतलब प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि की समक्ष क्षमता के अधिकार को विधि के शासन का आधार माना जाता है, ठीक है, या फिर विधि के शासन का मूल तत्व माना जाता है। तो आप लर्न रख सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स आप मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। मैंडेमस कांट बी इश्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। अब देखिए, जहाँ पे हमारे संविधान में विधि के समक्ष समता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वहीं पर कुछ विशेष प्रोविजंस भी है, ठीक है। प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 361 के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल जो कि अभी अपने पद पर है मतलब कार्यरत है, ठीक है, अभी उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, अभी वो अपने पद पर है, तो अगर वो पद पर रहते हुए कोई भी फौजदारी मामले करते हैं तो उनको पद से त्याग देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही उन पर कार्यवाही चलेगी, ठीक है। या फिर इस तरह से मतलब इन मामलों में उनके ऊपर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगेगा, जिससे महाभियोग प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में है उसके तहत इनको पद से हटाया जा सकता है, फिर उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई भी फौजदारी मामले करते हैं, कोई भी फौजदारी मामले करते हैं तो उनसे उस वक्त उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब फौजदारी मामले क्या है, सिविल मामले क्या है वो समझिए। देखिए, सिविल मामलों में बेसिकली भूमि, संपत्ति, ये सब मामले आते हैं, ठीक है। और फौजदारी या फिर आपराधिक मामले में किसी की हत्या करना, मर्डर करना, ये सब आपराधिक मामले हैं। तो अगर भूमि, संपत्ति आदि से रिलेटेड मामला है तो ये सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी उनसे पूछ सकती है कि या ऐसा मामला आपके अगेंस्ट आया है, सच है, गलत है, या फिर आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर हम आपराधिक मामले की बात करें तो अगर ऐसा पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया या राज्यपाल ने किसी का मर्डर कर दिया तो उनको उनके पद से त्याग देना पड़ेगा, है ना। अगर वह सच हुआ तो उनके उनके पद से त्याग देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनके ऊपर सजा लगेगी, ठीक है। मतलब जब तक वो पद पर है तब तक उन्हें आर्टिकल 361 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। गॉट इट। फिर यही दिया हुआ है परम आदेश मतलब मैंडेमस, राष्ट्रपति व राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब जब तक वो अपने पद पर है तो उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब वो खुद किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे गवाही देने या पेश होने, ठीक है। क्लियर है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 361 के तहत। गॉट इट। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। देन विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिकता से मुक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, यहाँ पे बोला है विदेशी राजनयिकों। देखिए, आपने सुना होगा राजदूत, राजदूत सुना है कभी? राजदूत कौन होते हैं? जो कि हमारे देश के हों लेकिन किसी दूसरे देश में हमारे देश के बिहाफ पर रह रहे हों, है ना। उनका कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, उनकी कुछ अपनी ड्यूटीज होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ये समझे, अगर भारत का कोई राजदूत है, ठीक है, वो कहाँ गया, अमेरिका गया, अमेरिका में अगर उसने कोई क्राइम किया, अगर उसने कोई अपराध किया तो आप ये सोचिए अमेरिका के कानून के अनुसार उसे सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब उसको जो सजा मिलेगी वह भारत के कानून के अनुसार दी जाएगी, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ? देखिए, एक बार हुआ क्या, हमारे ही देश की एक आईपीएस थी जो भारत की राजदूत बनकर अमेरिका में गई थी, ठीक है। उन्होंने ये किया कि उनके घर में जो मतलब वर्कर्स थे उन्होंने उनकी कंप्लेन कर दी कि ये हमको पे नहीं कर रही हैं, ठीक है, मतलब कि हमारी टाइम पर सैलरी नहीं दे रही है। तो अमेरिका की पुलिस आई और उन्हें उठा के लेके चली गई, ठीक है। क्लियर है? अभी इतना समझिए, फिर आगे हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका की पुलिस आई और जो भारत की राजदूत अमेरिका में थी उनको उठा के लेके चली गई। अब हुआ क्या, अब ये बात भारत वालों को पता चली। अब भाई, अगर भारत के राजदूत को अमेरिका के पुलिस स्टेशन में बंद किया जाएगा तो ये क्या है ना। तो फिर इंडिया वालों ने भी अमेरिका से पूछा क्या, क्यों ऐसा किए, या फिर जो अमेरिका के राजदूत भारत में है
उनके चारों ओर जो सिक्योरिटी इंडिया के द्वारा दी जा रही थी उसे भी हटा ली गई, ठीक है। मतलब जैसा उन्होंने किया वैसा ही हमने भी किया। जो उनके राजदूतों को सिक्योरिटी यहाँ इंडिया में प्रोवाइड की जा रही थी वो हटा ली गई, ठीक है। तो ये प्रोविज़न आया कि नहीं, अगर वो भारत की राजदूत हैं तो उनको अमेरिका के कानून के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो भारत के कानून के अनुसार सज़ा पाएंगी, ठीक है। तो है कहाँ की, तो है भारत की। रहती कहाँ पर है वो, तो रहेंगी अमेरिका में, सपोज बॉय और गर्ल। और अगर कोई भी अपराध करती हैं तो फिर उनको सज़ा किस देश के कानून के अनुसार मिलेगी, तो सज़ा भारत के ही कानून के अनुसार मिलेगी, ठीक है। यही सेम दूसरी कंट्रीज़ में भी है। अगर कोई अमेरिका का राजदूत हमारे भारत में है, दिल्ली में रह रहा है, उसने अगर बाई चांस कोई अपराध कर दिया, ठीक है, तो उसे भारत के कानून के अनुसार सज़ा नहीं मिलेगी, उसे अमेरिका के कानून के अनुसार ही सज़ा मिलेगी। समझ आया? आई होप आप सभी को आ गया हो। देन भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 और विधायकों अनुच्छेद 194 को भी अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मतलब देखिए, अगर आपसे यहाँ पर प्री में अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? संसद के विशेष अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 105। विधायकों के विशेष अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 194। क्लियर है? तो आप आर्टिकल्स पर प्री के अकॉर्डिंग अपनी कमांड बनाए रखिए, ठीक है। तो संसद के विशेष अधिकार मतलब स्पेशल राइट्स आर्टिकल 105 और विधायकों की स्पेशल राइट्स आर्टिकल 194, ठीक है। उसके बाद अब आता है आर्टिकल 14 में जो आपने दो पढ़े, दैट इज विधि के समक्ष समता। वेट अ सेकेंड। विधि के समक्ष समता और फिर विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो चलिए इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये डिफरेंस आपको एज इट इज मेंस में 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 14 को वर्णित कीजिए या फिर विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता में डिफरेंस बताइए, अंतर कीजिए, ठीक है। तो आप खुद को प्रिपेयर रखिए। आप जो भी प्री में पढ़ रहे हैं आप कोशिश करें कि उसको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं। यहाँ पर सभी एक समान होंगे, सभी इक्वल होंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब विधियों के समान संरक्षण, विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। मतलब जो विधि के माध्यम से दिए अधिकार है, राइट है, उनमें समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ये वर्ड आप याद रखें, ठीक है। इसमें सभी के लिए एक समान और इसमें समान परिस्थिति में समान व्यवहार, जिसकी जो कंडीशन है, जिसका जो ग्रुप है, उस अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। आप कोई भी हो, अमीर गरीब छोटे बड़े कुछ भी हो आप, लेकिन कानून या विधि के समक्ष आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ओके। देन समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के। मतलब देखिए, सपोज करें अगर आप 10 से 20 एज ग्रुप के हैं, ठीक है, तो आपके साथ जो ट्रीट किया जाएगा वही सबके साथ किया जाएगा। मतलब अगर आप एक ही एज ग्रुप के हैं तो उसमें फिर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो समान ग्रुप के लोग के लिए मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। क्लियर है? देन आगे पढ़ते हैं। ऑल आर इक्वल, नो पर्सन हैज स्पेशल राइट्स। मतलब सभी इक्वल हैं, सभी लॉ के समक्ष इक्वल है, ठीक है। इन द राइट्स गिवन थ्रू लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट इन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पर्सन्स अंडर द लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन फॉर ऑल पर्सन्स बिफोर द लॉ, ठीक है। क्लियर है? देन कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो या अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। मतलब कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपने अपराध किया है तो आपको वही सजा मिलेगी जो सबको मिलेगी। मतलब आप कोई भी हो, डजेंट मैटर, आपको वही सजा मिलेगी, ठीक है। वेदर अ पर्सन इज रिच पुअर और ऑफिसर, देयर इज नथिंग अबव द लॉ, ठीक है। कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है। समान के साथ समान व्यवहार, ये क्या है? तो ये विधियों के समान संरक्षण है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन
बिफोर लॉ है, ठीक है, EPL। ओके, इक्वल डिजर्व्स इक्वल ट्रीटमेंट, ये आप स्टेटमेंट मेंस में इंग्लिश मीडियम वाले यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो इक्वल ग्रुप के हैं वो डिजर्व करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट। गॉट इट। देन यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, दिस हैज अ नेगेटिव। यह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, दिस इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रहेगा, विधि के समक्ष समता नेगेटिव, विधि के समान संरक्षण पॉजिटिव, ठीक है। और यह लिया कहाँ से गया है, तो यह ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश ऑरिजिन, ब्रिटिश ऑरिजिन। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। और यह किसकी अवधारणा है, तो यह प्रोफेसर डायसी की अवधारणा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको मेंस में एज इट इज लिख के चले आने हैं और 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप याद रखें। देन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बेसिकली आई थिंक ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है, दिस हैज़ अ सेकंड पेज नंबर, ठीक है। तो हमने देखा कौन कौन से मौलिक अधिकार थे, तो यहाँ पे वो स्लाइड है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 के संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। अब इसे भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत सामान्य विधिक अधिकार लीगल राइट में शामिल किया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया, तो सपोज करें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल किसका लें, तो सपोज करें रीवा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, रीवा। और सपोज करें हम इंदौर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो रीवा से इंदौर अगर कोई भी सपोज, जस्ट सपोज, ओके, रीवा से इंदौर अगर कोई भी ट्रेन लाइन बनानी है, अगर कोई भी रेलवे लाइन बनानी है, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पर किसी का खेत आ रहा है या फिर किसी की व्यक्तिगत जमीन आ रही है, तो क्या अब रेलवे लाइन नहीं बनेगी, बनेगी। कैसे बनेगी, तो उस व्यक्ति को मुआवजा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब वह यह व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि नहीं आप हमसे जमीन नहीं ले सकते, यह हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो यही कारण है मौलिक अधिकार की श्रेणी में से संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, कि अब हटाने से क्या हो रहा है, तो हटाने से कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, ठीक है। तो याद रखें, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो छोटे वर्ड्स होते हैं वो अक्सर हमें एग्जाम टाइम में नहीं दिखते, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अभी कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अभी 6 हैं, लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में 7 थे, ठीक है, क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15, यह अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्लियर है। आर्टिकल 14 आप कोशिश करिएगा कि 5 मार्कर में आर्टिकल 14 को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। आप अगर 5 मार्कर में आर्टिकल 14 को डिस्क्राइब कर लेते हैं तो हो गया, प्री का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्री बन जाएगा, ठीक है। तो यह अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान मतलब यहाँ पर 5 ग्राउंड दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ग्राउंड है जिनके आधार पर कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। ग्राउंड क्या है, तो धर्म आपका कोई भी रिलीजन हो, मूल वंश आपका कोई भी वंश हो, डजेंट मैटर, जाति आपकी कोई भी कास्ट हो, लिंग आपका कोई भी जेंडर हो, जन्म स्थान आप कहीं पर भी जन्मे हो, लेकिन राज्य इस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यह नागरिकों का अधिकार है। यहाँ पे ऐसा क्यों मेंशन है, तो देखिए हमारे संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को सिर्फ मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स में ही कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ उन्हें मिले हैं जो भारत में रह रहे हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सभी को मिले हैं, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय, ठीक है। आज ही इसी वीडियो के लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो भारतीय व विदेशी दोनों को मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो आर्टिकल 15 है जिसमें यह कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, यह सिर्फ नागरिकों का है, ठीक है। विदेशियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 एक राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर
विभेद करने से रोकता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर राज्य किसी के साथ भी विभेद या भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। केवल वर्ड को आप ध्यान रखिए, क्योंकि इन 5 ग्राउंड में आगे के आर्टिकल्स में और भी कुछ ग्राउंड ऐड होंगे, ठीक है। यह केवल शब्द विभेद को उपरोक्त आधारों तक सीमित रखता है, मतलब हेयर द वर्ड ओनली लिमिट्स डिस्टिंक्शन टू अनयूज्ड ग्राउंड्स, ठीक है। क्लियर है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है, दैट इज मैटरनिटी लीव। यह लिंग तक सीमित है, ठीक है। किंतु अवैध, वेट अ सेकेंड, किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है, ठीक है। अब देखिए, जो मेन है और जो फीमेल है, उनकी जो बॉडी है या फिर जो उनकी अवस्था अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैटरनिटी लीव को हम ये नहीं कह सकते कि ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। मैटरनिटी लीव अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में क्या है? तो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में है कि राज्य इन 5 ग्राउंड पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बताता है कि किसी भी नागरिक को दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। इनमें से ये भी कहा गया है कि राज्य के फंड से बने या पब्लिक के लिए बनाए गए कुएं, टैंक, नहाने के घाट, सड़क और पब्लिक रिजॉर्ट के उपयोग से किसी भी नागरिक को रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 deals with no citizen can be discriminated against on the basis of religion, caste, sex, place of birth. This states that no citizen will be deprived of access to shops, public restaurants, hotel and public entertainment. It also says that no citizens will be prevented from using wells, tanks, bathing ghats, roads and public resorts built with state funds or made for the public. अब देखिए, मतलब इसमें ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि अगर सपोज़ करें कोई भी कुआँ है, ठीक है, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो आप ऐसा प्रोविज़न नहीं कर सकते हैं कि अगर तुम पुरुष हो तो यहाँ पे नहीं आओगे, अगर तुम महिला हो तो यहाँ पे नहीं आओगे, या फिर अगर तुम इस पर्टिकुलर कास्ट से हो तो इस रेस्टोरेंट में नहीं आओगे, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये आर्टिकल 15 के सब क्लॉज में दिया हुआ है कि अगर कोई भी, जहाँ पे कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट स्थान है या फिर कोई भी स्टेट फंडेड कुआं, टैंक, नहाने के घाट, सड़क और पब्लिक रिजॉर्ट है सॉरी, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसमें किसी को भी जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ आया? देखिए, अगर हम कहें तो मतलब पहले के टाइम पर ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई कुआं है तो जब तक उसमें बड़े लोग या उच्च वर्ग के लोग पानी भर रहे हैं, तब तक उसमें निम्न वर्ग के लोग वहां आसपास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि अगर उनकी शैडो, उनकी परछाई उन पानी पर पड़ जाती है तो पानी पीने लायक नहीं रह जाता, ठीक है। मतलब इस तरह की कुछ रूढ़िवादी प्रथा थी। तो इस तरह की प्रथा को ही बेसिकली आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है, ठीक है। अगर कोई कुआं है, कोई भी पब्लिक वेल है, सपोज करें पब्लिक वेल है, तो उसमें सब कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें किसी को भी जाने से, यूज करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर किसी का घर है, ठीक है, घर में कुआं है, अब अगर वो आपको अपने घर में कुएं में पानी नहीं पीने दे रहे हैं तो वो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगर उनके घर में टीवी है, वो आपको टीवी नहीं देखने दे रहे, मतलब इंटरटेनमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो वो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। पब्लिक जो है, जो सार्वजनिक, जो पब्लिक है, वही जगह पर आपके मौलिक अधिकार आपको दिए जाएंगे, ठीक है। किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करके किसी को भी मौलिक अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब किसी को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं या जब किसी को अपने मौलिक अधिकार की मांग रहती है, तो दोनों चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप अपने मौलिक अधिकार रख रहे हैं तो किसी और के मौलिक अधिकार को आप
हानि न पहुंचाएं, ठीक है। ये आप आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 में एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही। देन इसकी उद्देश्य क्या है, मतलब इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव है अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु टू एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है। क्या है, तो छुआछूत या भेदभाव को खत्म करना, ओके। देन अगला पॉइंट है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 दैट डील्स विथ राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से इस अनुच्छेद में कोई भी राज्य को रोक नहीं सकता। अब देखिए, अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में तो बोला है कि कोई भी लिंग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या है, तो देखिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 ये कहता है empowers the state to make special provisions for women and children. Nothing in this article shall prevent a state from making any special provision for women and children. तो देखिए, अगर अगर सरकार के द्वारा महिलाओं या बच्चों के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी अगर उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है तो वह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। यही आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राज्य के पास यह स्वतंत्रता है, यह फ्रीडम है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या स्पेशल प्रोविज़न करेंगे, जैसे आपने देखा होगा बस में आगे की कुछ सीटें सिर्फ वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ये महिलाओं के लिए किए गए प्रावधान है, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। प्रसूति सहायता मतलब मैटरनिटी लीव की तो हमने पहले ही बात कर ली, और इसमें कहा गया है कि राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है, ठीक है। मतलब राज्य ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना कर सकता है जो कि सिर्फ महिलाओं के द्वारा, वुमेन्स के द्वारा संचालित किए जा रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द मैटरनिटी लीव गिवन टू अ वुमेन इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन जेंडर बट इज बेस्ड ऑन स्पेशल फिजिकल कंडीशन, ठीक है। द स्टेट कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन ओनली बाय वुमेन, ओके। यह आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 का अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन किया जा रहा है कि राज्य को महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का अधिकार है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या है, तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 में ये दिया है, और क्या है, तो 15 का सब क्लॉज 1 और 2 का अपवाद है, ठीक है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। क्या कहता है, तो राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए आरक्षण कहाँ पे है, तो आरक्षण आर्टिकल 15 में नहीं है, आरक्षण आर्टिकल 16 में है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है empowers the state to make special provisions for the social and educational advancement of the scheduled caste and scheduled tribes, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे प्रोविज़न किए जा सकते हैं, लाइक किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में SC ST के लिए सीट रिजर्व की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे प्रोविज़न किस आर्टिकल के तहत किए जाएंगे, तो ऐसे प्रोविज़न आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत किए जाएंगे, मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आरक्षण नहीं, सामाजिक रूप से उनको समाज के लेवल पर, सोशल लेवल पर, या फिर शैक्षिक रूप से मतलब उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, या फिर आपने देखा होगा कॉलेजेस में भी कई जगह ऐसा होता है कि SC या ST
जो भी हैं, तो अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनकी फीस रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अगर वो फीस देते हैं तो उनकी फीस कुछ में भी डिडक्ट होके फिर वापस रिटर्न हो जाती है ना। तो इस तरह की स्पेशल प्रोविजंस अगर राज्य बनाता है तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं करेगा। यही आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में कहा कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और फिर 2 सब क्लॉजेस ऐसे ऐड कर दिए गए जिनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, हमारे देश में अभी सबकी कंडीशन एक समान नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वुमेन्स भी अभी उतनी वो पुरुषों के समान अभी उनके लेवल पर नहीं है। कहीं न कहीं कहा जाए तो अभी भी हमारे देश में निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है? तो उनको उस ऊँचाई तक लाने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं, ठीक है? तो ये कोई भी नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में अपवाद है, ठीक है? उसके बाद श्रीमती चंपकम दौरेराजन 7 जून 1950 को मद्रास प्रांत ने शिक्षा में मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं में ओबीसी एससी एसटी को दिए गए आरक्षण के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और यह आरक्षण रद्द करवाने को कहा। किसने? तो दौरे राजन, ठीक है, राजन, ओके। तो इन्होंने कहा कि मद्रास मेडिकल एंड इंजीनियरिंग संस्थाओं में जो ओबीसी एससी और एसटी को लिए आरक्षण है, मतलब जो सीट रिजर्व की जाती हैं, उनके लिए इन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी, मतलब इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। फिर इसका सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया। 9 अप्रैल 1951 को फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को सही कहा, मतलब द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस डिसीजन एज करेक्ट, ठीक है। इस फैसले की वजह से 18 जून 1951 को संविधान में पहला अमेंडमेंट आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 शामिल किया गया, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आरक्षण या फिर उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो आप याद रखें आर्टिकल 15 में अभी आरक्षण की बात नहीं की गई है, ठीक है। आर्टिकल 15 में अभी सिर्फ विशेष प्रावधान मतलब स्पेशल प्रोविजंस की ही बात की गई है, ओके। देन चलिए अब हम आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 15 की सब क्लॉज 5 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(5) जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया? तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 द्वारा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नो मैटर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में नामांकन नॉमिनेशन के लिए पिछड़े वर्ग मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ प्रोविजंस है। अगर आपसे मेंस में आ जाए कि आर्टिकल 15 को डिफाइन कीजिए, आर्टिकल 15 को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप यही सब क्लॉजेस एज इट इज लिख के चले आए, ठीक है। अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया, ठीक है। अनुच्छेद 15(6)(2019) में शामिल किया गया जो राज्य को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की आज़ादी देता है। अब आर्थिक रूप से कौन? मतलब इकोनॉमली EWS, ठीक है, इकोनॉमली वीकर सेक्शन, इनके लिए विशेष प्रावधान कहाँ? तो इनके लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 में, ठीक है। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 क्या है? तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 क्या है? आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि किसी भी पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट, किसी भी पब्लिक रिजॉर्ट या फिर कुएं तालाब आदि में जाने से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 आता है। 3 क्या है? तो 3 में कहा गया है कि अगर राज्य बच्चों या महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रोविजन करता है, कोई विशेष प्रावधान करता है, तो वह आर्टिकल 15 का या फिर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है कि राज्य एससी या एसटी के लिए मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5
ओबीसी मतलब जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए प्रोविजन करता है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 ईडब्ल्यूएस मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने को अनुमति या फिर उनके लिए विशेष प्रावधान करने को अप्रूवल देता है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये आर्टिकल 15 के पूरे 6 सब क्लॉजेस हैं, आप कोशिश करें इन्हें याद रखें, बहुत इजी है। चलिए वापस रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 क्या है? तो सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य केवल इन आधारों पर, आधार कौन कौन से हैं? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी पब्लिक होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक रिजॉर्ट, कुएं, तालाब आदि में जाने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या है? तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर राज्य महिला या बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करते हैं तो वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन या फिर आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। देन आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है कि राज्य जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान का प्रावधान करता है, ठीक है। क्लियर है? आर्टिकल 15 आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसी अनुच्छेद में इस मौलिक अधिकारों के कुछ अपवाद का भी उल्लेख है। यह मूल अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है। तो आर्टिकल 15 किसको मिला था? तो सिर्फ सिटीजन को। आर्टिकल 16 किसको मिला है? तो सिर्फ इंडियन सिटीजन को, ठीक है। इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट जॉब्स, सम एक्सेप्शंस टू दिस फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। मतलब देखिए जैसे आपने पढ़ा आर्टिकल 15 में कहा गया था सबसे पहले कि भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनमें कुछ सब क्लॉजेस ऐड किए गए जिनके आधार पर कुछ जो वर्ग के लोग हैं लाइक वुमेन, चिल्ड्रन या फिर SC, ST, OBC या फिर AWS उनको रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। उनके लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति राज्य को दी गई। इसी तरह से इस आर्टिकल में भी ये कहा गया है कि जो लोक नियोजन है मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनके अवसर में, अपॉर्चुनिटीज़ में सभी के लिए समानता, सभी के लिए इक्वलिटी रहेगी। लेकिन इसमें भी कुछ प्रोविजंस है जो अपवाद है, मतलब इसमें भी कुछ ऐसे बाद में सब क्लॉजेस हैं जो कि राज्य को अवसर समानता न करने की भी अनुमति देते हैं, ठीक है, मतलब उनको आरक्षण की अनुमति देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आरक्षण कहाँ है, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन कहाँ है, तो रिजर्वेशन आर्टिकल 16 में ही है। अब आर्टिकल 16 में कहाँ है वो आप अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1। आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 1 में मेंशन है, इस अनुच्छेद की अपेक्षा है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब कोई भी इंसान अपनी योग्यता, अपनी क्वालिफिकेशंस और प्रतिभा के आधार पर राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए, ठीक है। This article requires that every citizen should be provided equal opportunity for appointment in services under the state on the basis of his ability and talent. Got it? अगर आप टैलेंट रखते हैं, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको सभी के बराबर समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। देखिए किसी भी जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उनको यहाँ पे कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं जिनके बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ग्राउंड कौन से हैं? तो धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, वंश क्रम है, जन्म स्थान है, निवास स्थान है, ठीक है। आर्टिकल 15 में कौन से दो नहीं थे? तो आर्टिकल 15 में निवास स्थान और वंश क्रम नहीं था, ठीक है। क्लियर है?
तो अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 15 में कितने ग्राउंड है तो 5, आर्टिकल 16 में कितने हैं तो आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड है, ठीक है। इनके बेसिस पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, कोई भी नागरिक इसके बेसिस पर अपात्र नहीं होगा, ठीक है। किसके लिए? तो किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए, किसी भी ऐसे सेवा के लिए जो कि राज्य के अधीन हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। इन 7 आधारों पर प्रभेद या फिर इन 7 आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन वर्जित है, किंतु अन्य आधारों पर यह विभेद किया जा सकता है, जैसे भाषा, शारीरिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज है दैट इज अन्य आधारों पर यह विभेद किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सपोज करें अगर सेना की वैकेंसी आई है, ठीक है, सेना की वैकेंसी आई है, या फिर अभी हम मान लें अग्निवीर की वैकेंसी आई है, ठीक है, अग्निवीर की वैकेंसी आई हुई है। तो अग्निवीर में अगर हाइट आपकी मांगा है, सपोज अगर हाइट आपकी मांगा है 160 सेंटीमीटर, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप 150 सेंटीमीटर के हैं तो उस बेसिस पर आपको बाहर किया जा सकता है। तो अगर धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंश क्रम के आधार पर और जो ग्राउंड है और जो आधार है उनके बेसिस पर विभेद किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हाइट का, ओके। भाषा, अगर कोई पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज आपसे आनी चाहिए उस पोस्ट के लिए, अगर आपसे नहीं आती है तो उस बेसिस पर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। शारीरिक योग्यता दैट इज हाइट या फिजिकल एबिलिटी। देन शैक्षणिक योग्यता, लाइक देखिए, अगर कोई भी अगर देखिए अगर हम अपने एमपीपीसीएस में ही बात करें तो एमपीपीसीएस में फॉरेस्ट्री का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें यह कंपलसरी है कि अगर आप उस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो आप आर्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब आपने अपनी ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया हो। तो ये क्या है? तो ये भेदभाव नहीं है, यहाँ पे ऐसी शैक्षणिक योग्यता, ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, ठीक है। तो ये कोई भी भेदभाव नहीं है, यहाँ पर ये इस एग्ज़ाम की इतनी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तकनीकी योग्यता मतलब टेक्निकल एबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। तो किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश क्रम, मूल वंश, या फिर कौन सा बच गया? जाति, लिंग, धर्म, ठीक है, धर्म के आधार पर। फिर सच एज लैंग्वेज, फिजिकल एबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एबिलिटी, इतना क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 टू अदर्स हैव बीन इंक्लूडेड देयर। आर्टिकल 15 के अलावा भी दो यहाँ पर जोड़े गए हैं, कौन से दो? तो एक निवास स्थान और दूसरा दूसरा कौन सा? तो दूसरा वंश क्रम, ठीक है। ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे, तो आप रेडी रहें, ठीक है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 1 क्या है? राज्य किसी के आधार पर भी भेदभाव, राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 क्या है? तो 2 में कहा गया है कि राज्य इन 7 ग्राउंड पर तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अन्य ग्राउंड पर कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 डील्स विथ संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। Parliament can make law and impose conditions related to residence in any state or union territory in the matter of public employment. यह अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16(2), ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 16 का 3 क्या कहता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो जो जम्मू एंड कश्मीर पीएससी है, जम्मू एंड कश्मीर पीएससी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पीएससी, ठीक है। तो इसमें ऐसा प्रोविज़न है कि जो उस जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, सिर्फ वही इसमें भाग ले सकते हैं, सिर्फ वही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा प्रोविज़न है? क्योंकि संसद के द्वारा कानून बनाया गया था। इसका भी कारण है, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो किस परिस्थिति में पढ़ रहे हैं वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ किसी दूसरे स्टेट से कोई पूरे दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ के गया और फिर जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देगा, दैट विल नॉट बी फेयर, ठीक है, वो सही नहीं होगा। और लगभग यही कारण है कि जम्मू और कश्मीर में सिर्फ जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, सिर्फ वो जो वहाँ के निवासी हैं, उन्हीं को
एग्जाम में बैठने की या एग्जाम देने की अनुमति मिलती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप याद रखें कि जन्म स्थान या मूल निवास के आधार पर संसद के द्वारा कानून बना करके कुछ भी विशेष प्रावधान लागू किए जा सकते हैं जो कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3। यह शक्ति केवल संसद को दी गई है, न कि राज्य विधानमंडल को। तो अगर ऐसी पावर किसके पास है कि वह कानून बनाकर स्थान के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, तो ऐसा पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। देन आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4, इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। अब देखिए, इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिक के किसी भी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। इस आर्टिकल को होल्ड करिए, अभी आप इसको दूसरे आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, in this the state has been given the power to make reservation of appointments or post in favor of any backward classes of citizens whose representation in the opinion of the state is not adequate in the services under the state will be able to provide। अब इसकी शर्तें क्या है, टर्म्स क्या है? वर्ग पिछड़ा हो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, उसे राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल सका हो। आगे आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5। ठीक है, आप इसे भी पढ़ ले, देन हम दोनों आर्टिकल्स दैट इज आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पद अधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any religious or communal institution, does not prevent any official from giving preference to a person of a particular religion in the appointment of a member। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 2019 में जोड़ा गया, आर्थिक आधार पर गरीब व्यक्तियों को लोक नियोजन में विशेष उपबंध दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब है क्या बेसिकली, अगर आपसे पूछा जाए आरक्षण कहाँ है, आरक्षण आखिर हमारे संविधान में है, अगर है तो कहाँ पर है? तो आरक्षण हमारे संविधान में आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5 यह कहता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मंदिर है, ठीक है, अगर कोई पुलिस स्टेशन में कोई मंदिर है या फिर सेना में भी इस तरह की वैकेंसी आती है, तो अगर उसमें आपसे पूछा जा रहा है, सपोज करें अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, तो आपसे उसमें कोई भी ऐसी डिग्री मांगी जा रही है जो कि ब्राह्मण या फिर पुजारी होने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पुजारी होने के लिए उस मंदिर में उस पोस्ट को, उस पोजीशन को ग्रहण करने के लिए वो डिग्री ज़रूरी है, तो वो भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी धार्मिक संस्थान है तो वहाँ पर आप वरीयता दे सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है, चलिए हम एक बार वापस पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था, कोई भी धार्मिक या फिर सांप्रदायिक संस्था किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती है। विशिष्ट धर्म देखिए, अगर सपोज करें कोई भी गुरुद्वारा है तो उसमें सिख को वरीयता दी जा सकती है। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे क्या बोलते हैं मस्जिद है, ठीक है, तो मस्जिद में यहाँ पे बेसिकली मुस्लिम को वरीयता दी जा सकती है, किसके लिए, पद के लिए। ठीक है, अगर कोई भी मंदिर है तो मंदिर में बेसिकली ब्राह्मण को वरीयता दी जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5 इसी के साथ डील करता है। देन आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 है जिसमें EWS के लिए 10% प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, 10% कहाँ है, तो MP में है। तो 2019 में जोड़ा गया, आर्थिक आधार पर गरीब व्यक्ति को लोक नियोजन में विशेष उपबंध दिए जाएंगे। ठीक है, तो EWS का प्रोविजन कब जोड़ा गया, तो EWS का प्रोविजन 2019 में जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। EWS के लिए क्या प्रोविजंस, मतलब सॉरी, EWS के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है EWS बनवाने का या EWS के अंतर्गत आने का। ठीक है, तो 8 लाख से कम
आमदनी हो, मतलब इनकम इज लेस देन 8 lakhs, महीना नहीं नहीं साल, ठीक है, साल, ओके। देन कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, एग्रीकल्चर लैंड शुड बी लेस देन 5 हेक्टेयर्स। घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, निगम में आवासीय प्लाट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो। अब यार्ड क्या है, तो यार्ड भाई उन्हें पता होगा जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा यार्ड क्या है, ठीक है। तो यार्ड बेसिकली भूमि को, जमीन को मापने की एक इकाई है। निगम से बाहर प्लाट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है, किन किन क्राइटेरिया पर ईडब्ल्यूएस को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया है वो भी आपसे मेंस में भी पूछा जा सके, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 को एक्सप्लेन करो, तो आप इन क्राइटेरिया को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको मेंस के लेवल से अभी तक पढ़ाया गया है, आगे भी आपको मेंस के लेवल से ही पढ़ाया जाएगा। और यकीन करें, जब आप इन टॉपिक्स को मेंस में पढ़ेंगे तो बस आप एक बार आंसर राइटिंग और क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत आपका यहाँ पर 70 से 80% पार्ट तो ऑलरेडी कवर हो ही रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरा प्रोविजन है आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में अंतर्निहित शर्त है कि पिछड़ा वर्ग है कौन, मतलब जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है उनके अंतर्गत शामिल पिछड़े वर्ग में कौन कौन आएगा। यह जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालीलर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। अब इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासेस प्री ओरिएंटेड है। तो प्री ओरिएंटेड में हम मेंस में भी इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते, वो अलग से 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम लेगा, तो हम फिर उसे कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ है, तो आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में है, गॉट इट। देन आगे है 70वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, मतलब 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के द्वारा आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 का भी पार्ट ए जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। इसका बहुत ही हाई लेवल पर विरोध हुआ था, क्यों हुआ था वो भी बहुत हद तक सही था अकॉर्डिंग टू मी, हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 81वें संविधान संशोधन, मतलब 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 के द्वारा यदि वर्ष आरक्षित स्थानों में कुछ स्थान भर नहीं जा सके तो ऐसे बकाया बैकलॉग को अलग वर्ग माना जाएगा, मतलब इसे हम कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो इसे कैरी फॉरवर्ड भी कहा जाता है। अब ये दोनों क्या है चलिए हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 16 में सब क्लॉज 4 में ए जोड़ा गया, बी जोड़ा गया। ए कब जोड़ा गया, तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। बी कब जोड़ा गया, तो बी 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर। अब ए में क्या कहता है, तो ए कहता है कोई भी व्यक्ति जो कि अभी अपने सरकारी पद पर है, जो कि अभी अपने पद पर है, उसको पद उन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वह सपोज करें 2 व्यक्ति है, ठीक है, फर्स्ट कौन है SC ST कुछ भी है, दूसरा कौन है, तो दूसरा जनरल है, ठीक है। तो अगर दोनों एक ही पद पर हैं और पद उन्नति मतलब प्रमोशन की बात आती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इस इंसान को दी जाएगी, ठीक है। इसका बहुत विरोध हुआ था। विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि इसको दोहरा आरक्षण कहा गया, मतलब एक बार तो आप इस पद को लेने के लिए आरक्षण दे रहे हो, मतलब जिस पद तक ये यहाँ पर आए हैं उसके लिए भी इनको आरक्षण मिला होगा, ठीक है। और दोबारा पद उन्नति में आरक्षण क्यों, मतलब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो इस तरह से, इस सेंस में कि जो व्यक्ति चाहे वो जनरल हो चाहे वो SC ST हो, उनको आरक्षण इसलिए ही दिए जाते हैं क्योंकि उनका लेवल एक बराबर हो पाए, ठीक है। तो जब वह नौकरी पा गए, मतलब जब वह सरकारी पद पर आ गए, तो फिर उनको आरक्षण अब पद उन्नति में नहीं दिया जाना चाहिए। पद उन्नति में ऐसा प्रोविजन किया जाना चाहिए कि जिसकी जितनी वर्क की एबिलिटी हो, मतलब जिसके अंदर जितनी काबिलियत हो, उस अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से इसका बहुत ही विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट में। दैट इज नॉट माय ओपिनियन, मतलब ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, तो इसको कोई भी पर्सनली ना ले, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा प्रोविजन है, ओके। देन आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 का बी,
अब आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 का बी क्या कहता है उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, ए समझ में आया। ए में ये कहा गया है कि जो SC ST के लोग हैं उनको पद उन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, मतलब उनको पद उन्नति में भी फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अब बी क्या है, तो बी देखिए, बेसिकली बी में अगर सपोज करें यहाँ पर 100 सीटें आई हैं, ठीक है, 100 सीटें आई जिसमें से 20 क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल 20 SC के लिए, 20 ST के लिए, 20 जनरल के लिए, सॉरी 20 OBC के लिए और 40 जनरल के लिए, ठीक है, 40 जनरल के लिए। तो अगर देखिए, अगर ऐसा होता है कि SC की जो सीट है ये इस वर्ष 20 की 20 पूरी फिल नहीं हो पाती है, ठीक है, तो ऐसा किया जाएगा कि जितनी सीटें फिल हैं, मतलब जितनी सीटें भर पाई हैं, लाइक 15 अगर भर पाई हैं, तो जो यहाँ पे बची 5 सीटें उनको नेक्स्ट ईयर ऐड कर दिया जाएगा। मतलब अगर जब अगले साल 100 वैकेंसी आएगी तो उसमें इन 5 सीटों को भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो SC का तब कितना हो जाएगा, तो SC का तब 25 हो जाएगा। कम किसका होगा, तो कम जनरल का होगा, ठीक है। तो इस कारण से इन दोनों का बहुत अच्छे लेवल पर विरोध किया जाता है। बाकी हो गया, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, क्योंकि इससे समाज के सभी वर्ग के लोग एक स्तर पर आते हैं, ठीक है। तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एक लोक सेवक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, तो आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज दोनों रख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव व्यूज कहाँ रखेंगे, तो नेगेटिव व्यूज आप आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 के पार्ट ए में रख सकते हैं, और पॉजिटिव फिर आप समझा सकते हैं कि आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे समाज के विभिन्न विभिन्न वर्ग के लोग जिनमें बहुत विविधताएं हैं उनके स्टेटस में, उनको हम बराबर करने की, उनको हम समान स्तर पर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो ये पूरा आरक्षण का बैकग्राउंड हुआ, ओके। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग मतलब जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। रिक्त सीटों के भर जाने की योग्यता बैकलॉग है। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो इन पदों को उनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर अगले वर्ष भी ऐसा नहीं होता है तो इन्हें सामान्य श्रेणी में, मतलब जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाता है। समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं। देखिए, अगर 20 सीट है SC की, ठीक है, अगर सपोज करें 2023 में ये सीटें पूरी नहीं हुई, 15 हुई, तो बची 5 सीटें, तो 2024 में जब वैकेंसी आएगी तो SC की तब वहाँ पे 20+5, मतलब जो यहाँ पे 5 सीटें बची थी उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो अब कितनी सीटें हो गई, तो 25, ठीक है। और अगर तब भी फिल नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर उन्हें जनरल की सीट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, बेसिकली इतना बेसिक से समझाने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, लाइक पॉलिटी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, बैकलॉग क्या है, क्रीमी लेयर क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है, दे नो नथिंग, ठीक है। तो उन बच्चों को साथ में लेके चलने के लिए हमें इतने बेसिक से चलना पड़ता है, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग आप आरक्षण को भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे इतने विविधता वाला देश है, जहाँ पे अलग जाति संस्कृति विभिन्न वर्ग के लोग रह रहे होते हैं, तो उनको भी साथ लेके चलने के लिए हमें कुछ विशेष प्रावधान की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। इसी तरह से आप आरक्षण को एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मान सकते हैं, ठीक है। देन आता है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पहले कोशिश करें कि सारे सब क्लॉजेस को आप 1-2 वर्ड्स में, की वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और तब भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, ओके। तो आर्टिकल 17 में सिर्फ एक वर्ड आप याद रखें, दैट इज छुआछूत का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रोविजन नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया गया है। यह अस्पृश्यता से उत्पन्न अयोग्यता को लागू करने को दंडनीय घोषित करता है। मतलब कुल मिलाकर आर्टिकल 17 में छुआछूत को प्रोहिबिट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कर दिया गया है, ठीक है। छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया है, मतलब अगर कोई किसी के साथ छुआछूत करता है तो उसको सजा भी दी जा सकती है, ठीक है।
अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। ठीक है। अनुच्छेद 17 व 35 के अधीन संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। इसका संशोधन और पुनः नामकरण होकर अब यह 1976 से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया है। यह अधिनियम अस्पृश्यता के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अस्पृश्यता के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था कौन करता है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 करता है। ठीक है। मेंस में आपको ये बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसलिए अभी आप इतना लर्न करने की कोशिश करें। ओके। देन अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989। अब यहाँ पे कुछ अधिनियम है जिनका प्रे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो आप उनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम जो हमारी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनसे हमारा फाउंडेशन बिल्ड होता है, हम उनको पढ़ते हैं। अधिनियम और केसेस वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने आर्टिकल 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, अब इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं। केस लॉ समझते हैं, मतलब इनमें बहुत से विवाद हुए, बहुत से केस हुए, जिनको हम एक वीडियो में अलग से ही डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो अभी किसी को ये नहीं सोचना है कि मैंने स्किप कर दिया, कि नहीं मैम तो पढ़ाएंगी नहीं, है ना। तो इस तरह का नहीं सोचना है। अभी उसकी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ केस लॉज ही डिस्कस किए होंगे। ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, 1-2 पेज छोड़ सकते हैं आप, नहीं तो आप उसको अगर बाद में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके रिवीजन में ही इजी रहेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्या है, तो आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो भारत में ब्रिटिश शासन काल में प्रचलित सामंतशाही परंपराएं एवं उनकी उपाधियों का अंत करता है। इन उपाधियों का अंत इसलिए किया गया क्योंकि इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता था। अब देखिए, पहले के टाइम में, मतलब अगर हम ब्रिटिश के टाइम पे बात करें, तो लॉर्ड या फिर अगर कहें तो रॉय, सर, इन सब टाइप से वर्ड फेमस थे। ठीक है। राय साहब, ये सब वर्ड फेमस थे। तो इन वर्ड से कहीं ना कहीं हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता था, ऊंच नीच का स्तर उत्पन्न होता था। ठीक है। तो ये राय साहब, राजा साहब, इस तरह के जो टाइटल्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है, तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत इनको प्रोहिबिट किया गया है कि ऐसा कोई भी टाइटल, ऐसा कोई भी उपाधि अब नहीं यूज किया जाएगा अपने नाम के आगे। ठीक है। उपाधियों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 में 4 प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य सेना या विद्या सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। द स्टेट विल नॉट कन्फर एनी अदर टाइटल अदर देन मिलिट्री और एजुकेशनल ऑनर्स। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोविजन किया गया है कि मिलिट्री ऑनर्स दिए जा सकते हैं। ठीक है। मतलब जो सैन्य सम्मान है वो दिया जा सकता है। अब सैन्य सम्मान क्या है, जैसे परम वीर चक्र, ये सब दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये कोई भी उपाधियों का अंत नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोविजन किया गया है कि इनको अपने नेम के आगे कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद कोई भी विद्या सम्मान, मतलब कोई भी एजुकेशन के क्षेत्र में अगर किसी को अवार्ड दिया जा रहा है साइंस के फील्ड में, तो वो भी आर्टिकल 18 का एबॉलिशन नहीं करते हैं। ठीक है। बस शर्त ये है कि जिसको दिया जा रहा है वो अपने नेम के आगे इन टाइटल्स का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी नागरिक जो कि भारत का है वो किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। देन, जो व्यक्ति भारत का नागरिक न होते हुए राज्य के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, तो वह विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होते हुए, मतलब अगर कोई ऐसा है जो कि भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वह राज्य के अधीन कोई पद लाभ का धारण किए हुए है, मतलब किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाइक वह किसी सरकारी पद पर हो सकता है, वह किसी भी सरकारी पद पर हो सकता है। ठीक है। तो विदेशी राज्य से कोई उपाधि, अगर उसको विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेनी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, भले वह भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है। तो भारत का नागरिक नहीं है तो भी उनको राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। गॉट इट। देन अगला प्रोविजन है
राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब सपोज करें, अगर कल की डेट में आप एसडीएम बन गए, ठीक है, और आपको कैलिफोर्निया से कोई टाइटल लेना है, मतलब कोई अवार्ड लेना है, ठीक है। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो अगर आपको कैलिफोर्निया से कोई अवार्ड लेना है और आप एसडीएम है, ठीक है, तो भी आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप राज्य के अधीन लाभ के पद पर है, तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस अनुच्छेद 18 के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में भारत रत्न और पद्म सम्मानों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन देखिए, जब देसाई सरकार आई तो उन्होंने इन सम्मानों को प्रोहिबिट कर दिया, उन्होंने इन सम्मानों को बैन कर दिया, ठीक है, एबॉलिश कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पुरस्कारों को इंदिरा गांधी की सरकार में शुरू किया गया, ठीक है। तो क्लियर है। आर्टिकल 14 क्या है? तो आर्टिकल 14 इज ऑल अबाउट विधि की समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 इज ऑल अबाउट धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंशक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 इज ऑल अबाउट छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 इज ऑल अबाउट उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इन द सेंस कि कोई भी टाइटल, कोई भी अपने नेम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता, और इसमें मिलिट्री अवार्ड्स और एजुकेशनल जो ऑनर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को भारत रत्न या पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो वह किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। हम आगे के फंडामेंटल राइट्स को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू इक्वलिटी थोड़ा बड़ा था। अब आगे की फंडामेंटल राइट्स हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आई होप आपके सारे सब क्लॉजेस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सब क्लॉजेस ही बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह से हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो डेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम जियो में बात करें, मतलब जियोग्राफी में, तो उसमें मैप इंपॉर्टेंट है। अगर हम इकोनॉमिक में बात करें तो इकोनॉमिक्स में डाटा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी एटसेट्रा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हम पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मेंस में भी कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं उसमें अनुच्छेद का भी जिक्र करें, ठीक है। तो इस तरह से आप मेंस में भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हालांकि उसको आपको अलग से बताया जाएगा। अभी आप प्री पर ही फोकस करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप सभी से कल एक नए मौलिक अधिकार के साथ, दैट इज स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।